अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप ऑल ऑफ़ यू फीलिंग वेल। अच्छा, लास्ट टाइम जो है वो हम पढ़ चुके थे यहाँ तक, ठीक है। वीडियो जो है वो लंबी हो रही थी, सो दैट्स वाई जो है वो हमने उसे काट दिया था। तो नाउ लेट्स वी स्टार्ट पार्ट 2। तो अब क्या पार्ट 2 में क्या देखना है हमें सबसे पहले देखना है एंकर टैग, फिर देखना है हमें जो यूआरएल होते हैं हमारे पास, तो वो किस तरह के होते हैं। दो होते हैं, एक रिलेटिव होता है, एक एब्सोल्यूट होता है, तो उनमें क्या फ़र्क है, किस तरह से लगते हैं। टारगेट ब्लैंक देखना है, कमेंट देखना है, ब्लॉक लेवल कौन से एलिमेंट होते हैं हमारे पास, इनलाइन एलिमेंट कौन से होते हैं हमारे पास, डिफ और स्पैन में मेजर फ़र्क क्या है, क्यों इसे ब्लॉक लेवल कहते हैं, क्यों इसे इनलाइन कहते हैं, इमेज किस तरह से लगती है, एसआरसी क्या है ये, और ये इसका एलटी क्या है इसका, और सेंटर का टैग, ठीक है। सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एंकर टैग। हमने दबाया यहाँ पर ए, एंकर टैग जो लगता है वो लगता है ए के टैग से, ठीक है। एचरफ को भी काट दें, ये आ गया हमारे पास एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग के अंदर हम जो लिखें, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ गो टू यूट्यूब, ठीक है। सो अगर बजाय इसका भी आउटपुट देखता हूँ मैं, तो अभी मुझे जो आउटपुट इसका दिखेगा तो आउटपुट जैसे क्या दिख रहा है, सिर्फ जस्ट जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, ये मेरे पास लिंक नहीं बना। लिंक कब बनता है हमेशा याद रखेंगे, जब आप इसके अंदर एट्रीब्यूट डाल देंगे। क्या डाल देंगे? एट्रीब्यूट। इसका एट्रीब्यूट क्या होता है? एचरफ। एचरफ यानी कि हाइपर रेफरेंस। एट्रीब्यूट होता है क्या है? एट्रीब्यूट किसी भी टैग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एट्रीब्यूट हर किसी एलिमेंट के एक अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट भी होते हैं, जैसे कि इमेज है उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो एसआरसी होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था एबीबीआर, इसका जो एट्रीब्यूट होता है वो टाइटल होता है। इसी तरीके से और भी हमारे पास होते हैं कि जिनके एट्रीब्यूट होते हैं। तो एंकर टैग का जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है एचरफ। एचरफ से मुराद होता है हाइपर रेफरेंस, यानी कि अब जो अगर अभी बजाय इसका आउटपुट देखें तो क्या आ गया, अब देखें ये क्या बन गया, एज एक लिंक बन गया। जो आप डिस्प्ले पे शो करवाना चाहते हैं वो आप एंकर टैग के अंदर लिख देते हैं, जहां आप इसे पहुंचाना चाहते हैं ये बन गया लिंक। अब आप चाह रहे हैं ये लिंक कहां जाए आपका, सो आप उसे डाल देंगे इसके अंदर, एचरफ के अंदर। क्लियर है? अब मैं चाहता हूं कि जो कोई भी शख्स, कोई भी यूज़र मेरी वेबसाइट के ऊपर आता है और वो क्लिक करे गो टू यूट्यूब पे, तो वो चले जाए इस वाले एचरफ पे, यानी कि वो यूट्यूब पर चले जाए, ठीक है। अब यूट्यूब का सबसे पहले जो है वो लिंक कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी दबाया, दोबारा अपने वेब पेज पर आए और यहाँ पर हमने यूट्यूब को क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया। अब कोई भी यूज़र मेरी वेबसाइट पर आता है, ठीक है, और वो क्या करता है, अगर गो टू यूट्यूब पे क्लिक करेगा और यहाँ पर एचरफ में हमने क्या लिख दिया है, youtube.com। जब भी क्लिक करेगा कहाँ चले जाएगा, यूट्यूब पर। हमने करा क्लिक इधर, और अब यूज़र कहाँ चले जाएगा, हमारा यूट्यूब पर। अभी नेट जा चुका है तो इसी वजह से अब कहाँ चले गए हमारे पास, यूट्यूब के ऊपर। तो इस तरीके से जो है वो हम अपने लिंक लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अब यूट्यूब पे भिजाएं, आप जहाँ दिल चाहे आप भिजा सकते हैं। आप जो है वो फेसबुक खुलवाना चाहें, यानी कि आपने ऐसी वेबसाइट बनाई जिसके अंदर आपने जो है वो अपने अपने आइकन डाल दिए, यानी कि फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, यूट्यूब का। अब आप अपने अपने अकाउंट के लिंक लगा लें ताकि यूज़र फेसबुक पे क्लिक करे तो आपकी फेसबुक पर चले जाए, कोई यूज़र इंस्टाग्राम पे क्लिक करे तो आपके इंस्टाग्राम पर चले जाए, कोई आपके ट्विटर पे क्लिक करे तो वो ट्विटर पर चले जाए। तो ये लगते हैं हमारे पास इसलिए, और हर वेबसाइट के अंदर मोस्टली जो है वो ज़रूरी होते हैं और बहुत से लोग जो है वो इसे अप्लाई भी करते हैं। तो आप इस तरीके से एंकर टैग लगा सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, एंकर टैग हमें लगाना आ गया है। अब एक चीज़ होती है हमारे पास यूआरएल। यूआरएल हमारे पास दो होते हैं। यूआरएल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास रिलेटिव और दूसरा होता है हमारे पास एब्सोल्यूट। अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट के अंदर क्या फ़र्क होता है? रिलेटिव से मुराद ये होता है कि इमेज के अंदर भी यही चक्कर होता है। तस्वीरें जो लगाते हैं ना आप, अभी जब इमेज के टॉपिक पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, दो तरीके से लगा सकते हैं आप, रिलेटिव यूआरएल भी, एब्सोल्यूट यूआरएल भी। यानी कि आपने एब्सोल्यूट यूआरएल, आप किसी भी गूगल के ऊपर किसी भी तस्वीर के ऊपर गए, आपने राइट क्लिक करा और कॉपी इमेज एड्रेस किया और डायरेक्ट यहाँ डाल दिया, तो ये हो गया आपके पास एब्सोल्यूट यूआरएल। और इसी तरीके से रिलेटिव यूआरएल, यानी कि यहाँ आपने तस्वीर लगाई और डायरेक्ट अपनी तस्वीर को यहाँ से लगा दिया, तो वो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बजाय हमारे पास यूआरएल का होता है। उसके बाद अगर बात करें हम टारगेट ब्लैंक, टारगेट ब्लैंक क्यों इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइटों के अंदर, ठीक है। अभी अगर आपने देखा, जब मैंने अपनी वेबसाइट को खोला, दोबारा बैक करते हैं, अभी जब मैं गो टू यूट्यूब पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेम ही पेज के ऊपर मुझे यूट्यूब पे ला के दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जो यूट्यूब खुले वो खुले नेक्स्ट पेज के ऊपर। अक्सर कुछ वेबसाइट देखी होंगी आपने जो खुलती है नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो उसके लिए लगता है हमारे पास टारगेट ब्लैंक। अब आया यहाँ पर, अब कोई भी यूज़र गो टू यूट्यूब पे क्लिक करेगा, देखें न्यू टैब खुल गया। जब गो टू यूट्यूब पे क्लिक कर रहे हैं क्या खुल रहा है, न्यू टैब।
तो इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है टारगेट ब्लैंक का, ताकि हमारे पास जो वेबसाइट खुले दूसरी वो कहाँ खुले, न्यू टैब के ऊपर। तो टारगेट ब्लैंक ओपनिंग लिंक इन अ न्यू विंडो। अब जो लिंक खुलेगा वो कहाँ खुलेगा, हमारे पास न्यू टैब के अंदर। मैं एक बड़ा फ़ायदा बता देता हूँ, उसका फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये आपकी वेबसाइट है। अब कोई भी यूज़र अगर इस पर क्लिक करे और इसी के अंदर यूट्यूब खुल जाए तो हो सकता है कि अब वो दोबारा आपकी वेबसाइट के ऊपर ना जाए। क्लियर है, बात आ रही है समझ। तो इसी वजह से जो आप हमेशा कोशिश करेंगे, और मैं भी जो कहता हूँ कि आप हमेशा जो लगाएं वो लगाएं टारगेट ब्लैंक, ताकि आपका यूज़र नई टैब के ऊपर भी चले जाए और आपकी वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद रहे। तो इसी वजह से जो है वो हमेशा टारगेट ब्लैंक ही लगाएं, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, बात करते हैं कमेंट की। कमेंट क्या होते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि जितना भी मैंने कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है वो मुझे इसका आउटपुट नज़र नहीं आ रहा। वो इसी वजह से नहीं आ रहा, मैंने इसे क्या करा है, कमेंट करा है। कमेंट वो होता है कि जो ब्राउज़र आपका एग्जीक्यूट नहीं करता। आप कितना भी कुछ लिख लें, मिसाल के तौर पर देखें, मैंने यहाँ लिख दी हेडिंग, और हेडिंग में मैंने कुछ भी लिख दिया, डमी टेक्स्ट लिख दिया। डमी टेक्स्ट के लिए मैंने शॉर्टकट की बताई थी आपको, लोरेम। ठीक है, एंटर किया। उसके बाद अब ये जो टेक्स्ट लिखा है ये आ गया हमारे पास आउटपुट। अब मैं चाह रहा हूँ ये मेरा टेक्स्ट गायब हो जाए, मुझे नज़र ना आए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर आए, सबसे पहले सेलेक्ट किया है, कमेंट की शॉर्टकट की बता देता हूँ मैं आपको, कंट्रोल फॉरवर्ड, और उसी वक्त ये क्या हो गया है, कमेंट। कमेंट सिर्फ आपको दिखता है। अब होता क्या है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, देखें, जब आप बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाएंगे ना तो आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपने नेव बार बना लिया, सेक्शन बना लिया, तो आप लिखेंगे कि ये नेव बार है, उसे कमेंट कर देंगे। आप लिखेंगे कि ये सेक्शन है, उसे कमेंट कर देंगे। सबसे आखिरी में फूटर बनता है, आप लिखेंगे कि दिस इज़ फूटर, उसे कमेंट कर देंगे, ताकि कल को अगर आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद भी खोलें तो आपको पता होगा कि हाँ ये नेव बार था, ये मेरा सेक्शन था, ये मेरा हेडर था। इसी तरीके से इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास कमेंट का। ठीक है, हमारी आसानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है कमेंट का। ठीक है, अब इसे जो है वो काट देते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ठीक है, कमेंट हमारे पास हो चुका है। उसके बाद आता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसके बाद आता है इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, देखें, हमने डाली हेडिंग H1 में मैंने लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर मैं इसका बजाय भी आउटपुट देखूंगा तो ये आ गया मेरे पास पाकिस्तान जिंदाबाद। अब आप एक चीज़ देखेंगे, ठीक है, और इसे गौर से देखिएगा, मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद के आगे लिख दिया पैराग्राफ के अंदर, इसी के बराबर से लिख रहा हूँ, मैंने पैराग्राफ का टैग लगाया, पैराग्राफ में लिख दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, और इसके आगे मैंने लिख दिया एक और पाकिस्तान जिंदाबाद। एक काम करते हैं, इसमें लिख देते हैं जिंदाबाद, जिंदाबाद, और इसमें लिख देते हैं पाकिस्तान। ठीक है, अब देखें, मैंने पाकिस्तान लिखा, यहाँ पर पाकिस्तान लिखने के बाद मेरे पास कितना सारा स्पेस है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे पास जो नेक्स्ट पैराग्राफ आया वो कहाँ से आया, नेक्स्ट लाइन से। वाई, ये इसी के बराबर से क्यों नहीं आया? वो इसी वजह से नहीं आया, आपके पास जो H1 होता है वो होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। कौन सा होता है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। पैराग्राफ भी आपके पास होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, पता किससे लगेगा कि हमारे पास ये ब्लॉक लेवल है या नहीं है? तो आप दबाएंगे राइट क्लिक पे, क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएंगे, और उसके बाद जब आप अपना माउस लेके जाएंगे इस पर, तो देखें, अब मैं जब अपना माउस लेके जा रहा हूँ इसे, ठीक है, हेडिंग के ऊपर जब माउस लेके जा रहा हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि ये पूरी की पूरी विड्थ को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब इट कंटेन 100% विड्थ। बात आ रही है समझ? इसका मतलब जो हमारे पास जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उनका असल जो रीज़न होता है वो क्या करते हैं, वो पूरी की पूरी विड्थ को क्या कर लेते हैं, हमारे पास कंप्लीट कर लेते हैं। और कुछ भी इसके अलावा जो हमें लिखना पड़ता है वो भले इसके आगे लिखूँ मैं, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इसके नेक्स्ट लाइन से। अब देखिए, मैं पैराग्राफ पे माउस लेके जा रहा हूँ, पैराग्राफ भी क्या कर रहा है, कंप्लीट विड्थ ले रहा है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जो कि कंप्लीट विड्थ लेते हैं हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से देखें हमारे पास होता है जो कि इनलाइन होता है। बल्कि एक और मिसाल लेते हैं हम डिव की। डिव एक बॉक्स बनाने के काम में आता है, हर वेबसाइट के अंदर मोस्टली यूज़ किया जाता है और इंतहाई अहम भी है डिव। डिव के अंदर मैंने जो है वो लिख दिया कुछ भी, मैंने इसमें लिख दिया मिसाल के तौर पर साद एहसन। ठीक है, अपना नाम ही लिख दिया मैंने। तो अगर मैं अब साद एहसन के ऊपर आया और साद एहसन देखें क्या दिखा रहा है, ये मुझे पूरी की पूरी विड्थ। इसका मतलब डिव भी क्या लेता है, हमें
पूरी की पूरी विड्थ लेता है। इसका मतलब ये भी जो है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मैं स्पेन का टैग लगाऊं, स्पेन भी जो है वो बॉक्स बनाने के काम में आ जाता है। अक्सर कभी कभार MCQs वगैरह भी आ जाते हैं कि बताएं वो कौन से एलिमेंट है ऐसा, यानी कि कौन सा एलिमेंट है जो पूरी की पूरी कंप्लीट विड्थ लेता है और कौन सा एलिमेंट है जो पूरी की विड्थ नहीं लेता बल्कि जितना कंटेंट होता है उतनी ही विड्थ लेता है। तो वो यही होते हैं, एक डिव और दूसरा स्पेन, ठीक है। स्पेन के अंदर में आया, मैंने इसमें भी लिख दिया साद हसन खान, साद हसनी, ठीक है। अब इसका फर्क देखें मेजर, मैं आया ऊपर वाले साद खान में, जो मैंने डिफ के अंदर डाला, यहाँ दिखा भी रहा है वो कि किसके अंदर है, ये मेरे पास डिफ के अंदर है। पर्पल कलर का अगर आपको दिख रहा है तो ये हमें दिखा भी रहा है कि किसके अंदर है, डिफ के अंदर है। नीचे आया स्पेन के अंदर, डिफ कंप्लीट विड्थ ले रहा है, इसका मतलब कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। स्पेन के ऊपर आया, जो मैंने साद हसन स्पेन में डाला है, वो मेरे पास उतनी ही विड्थ ले रहा है जितना मेरा कॉन्टेंट है, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब स्पेन के आगे मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो मुझे कहाँ से शो होगा, स्पेन के बराबर से ही होगा। क्यों? क्योंकि स्पेन हमारे पास सिर्फ उतनी ही जगह लेता है जितना हमारा टेक्स्ट होता है, ठीक है। इसके आगे से मैंने लिख दिया, दोबारा मैंने एक स्पेन का टैग डाला और स्पेन के अंदर मैंने लिख दिया साद हसन और इसके आगे मैंने लिख दिया खान, ठीक है। खान कहाँ से आएगा, बिल्कुल इसी के बराबर में से, क्योंकि भाई ये हमारे पास स्पेन का जो टैग होता है वो एजा इनलाइन है। इसका मतलब कि ये ब्लॉक लेवल नहीं होता, ये हमारे पास उतनी ही विड्थ लेता है जितना हमारा टेक्स्ट होता है। लेकिन अगर हम डिफ की बात करें या हेडिंग की बात करें या पैराग्राफ की बात करें या और भी हमारे पास टैग ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीटली विड्थ हमारे पास लेते हैं। तो यही फ़र्क होता है इनलाइन के अंदर और हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिव और स्पेन, ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं इमेज की। इमेज की अगर हम बात करते हैं तो जस्ट हमने जो है वो इमेज का टैग लगाया। इमेज के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक आती है हमारे पास SRC और दूसरी चीज़ आती है हमारे पास ALT। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं इमेज के कितने एट्रीब्यूट हैं और कौन कौन से हैं, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि इमेज के दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है SRC और दूसरा होता है ALT, तो यू आर राइट, ठीक है। तो अब SRC यानी कि सोर्स, ALT यानी कि अल्टरनेटिव। सोर्स में डलती है आपके पास इमेज। अब जो मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट दिया था ना URL का, रिलेटिव URL, एब्सोल्यूट URL, तो वो यही चीज़ होती है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज जो है वो ऐसा एब्सोल्यूट URL से आ जाए, एब्सोल्यूट यानी कि आप डायरेक्ट किसी भी गूगल के ऊपर जाते हैं और डायरेक्ट आपने किसी भी गूगल का इमेज का नाम लिखा सिर्फ, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर लिख दिया कार, ठीक है। अब कोई भी आ जाएगी, हो सकता है इमेज, अभी हमारा नेट नहीं चलना वरना इमेज आ जाती। तो इमेज के ऊपर जाकर आप सिर्फ क्या करेंगे, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, और उस कॉपी इमेज एड्रेस को क्या कर देंगे, आप यहाँ लगा देंगे और आपके पास फिर क्या होगा, इमेज आ जाएगी आपके वेब पेज के ऊपर। लेकिन वो ना लगाएं तो मैं समझता हूँ बेहतर है। पता है क्यों? देखें, अब जो आप लिंक लगा रहे हैं ना किसी भी वेबसाइट है, वो किसी भी वेबसाइट से आ रही होगी। अब खुदा ना खास्ता कल को 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद अगर वो तस्वीर हटा देते हैं तो याद रखिएगा तस्वीर आपके पास से भी चली जाएगी, क्योंकि आपने उस तस्वीर को डाउनलोड करके नहीं लगाया था, बल्कि आपने एब्सोल्यूट URL के जरिए लगाया था, आपने उसे डायरेक्ट लगाया था। सो दैट्स वाई, ठीक है। तो इसीलिए आप हमेशा इमेज को डाउनलोड करके लगाएं तो मैं कहता हूं कि ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं कि डाउनलोड करके किस तरह से हमारे पास इमेज लग सकती है। सबसे पहले एक हमेशा याद रखिएगा चीज़, आप सबसे पहले जिस फोल्डर के अंदर है उस फोल्डर के अंदर आप डाल दें इमेज को। मेरा फोल्डर का नाम क्या है, HTML, ठीक है। मैं आया नीचे, अब हमारा ये रहा वो HTML फोल्डर, बाहर एक तस्वीर रखी हुई, मैंने एज इट इज़ इसको उठा के डाल दी इसके अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, देखें ये आ गई हमारे पास इमेज, ठीक है। SRC के अंदर सबसे पहले आपने दबाना है /। अब ऑटोमेटिक वो दे देगा कि आपने क्या लगाना है, आपने ये वाली फाइल अटैच करनी है या तस्वीर लगानी है, तो हमें लगानी है ये तस्वीर। अब जाके सिर्फ आउटपुट देखेंगे तो वो क्या दे देगा मुझे, वो मेरी तस्वीर जो मैंने लगाई है, ये आ गई हमारे पास वो तस्वीर जो मैंने लगाई है, ठीक है। तो विड्थ थोड़ी कम कर देते हैं तो बहुत बढ़िया आ रही है हमारे पास, ये आ गई हमारे पास इमेज जो मैंने लगाई है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि हमारी जो इमेज है वो छोटी हो जाए या बड़ी हो जाए, तो उसके लिए आप साइज़ दे सकते हैं हाइट और विड्थ का। यहाँ विड्थ दे दें, मैंने इसे विड्थ दे दी 300 px, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगी, इमेज छोटी हो जाएगी, इस तरीके से नज़र आएगी। तो आप अपनी मर्जी से साइज़ को जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है ALT अल्टरनेटिव क्यों इस्तेमाल किया जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास इमेज लोड नहीं होती ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन, सो हमें फिर नीड पड़ती है अल्टरनेटिव की। यानी कि अब मैंने जो तस्वीर डाली है ये क्या है, ये एग्जाम मेरा एक पोर्टफोलियो की इमेज है। अब कोई भी यूज़र आता है और अल्लाह ना करे कि नेट चले जाता है, तो उसे क्या पता ये इमेज किस चीज़ की है। तो आप यहाँ लिख दें कि दिस इज़ पोर्टफोलियो, दिस इज़ पोर्टफोलियो
ठीक है, मैंने लिख दिया दिस इज़ माई पोर्टफोलियो। ठीक है, अब इससे होगा क्या ये देखें। अब अल्लाह ना करे इमेज जो है वो नहीं लोड होती ड्यू टू सम इंटरनेट कनेक्शन या कुछ और वजह, तो हम क्या करते हैं, हम इसके कोड को थोड़ा सा गलत कर देते हैं, यानी कि इसके कोड को जो है वो यहाँ से काट देते हैं, तो अब हमारे पास इमेज नहीं आएगी है। अब देखें इमेज हमारे पास लोड नहीं होगी। ठीक है, अब हमने किया जूम और इमेज के आगे क्या शो कर रहा है, दिस इज़ माई पोर्टफोलियो। अब कोई भी यूज़र वेबसाइट के ऊपर आता है और उसे हमारे पास इमेज नहीं दिखती ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन, सो दैट्स वाई फिर हमें जो है वो अल्टरनेटिव एक दिख जाएगा, ताकि उस यूज़र को पता लग जाए ये इमेज किस बारे में है, क्या कहना चाहती है, किस चीज़ की इमेज है, तो जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी समझ जाएगा या पहचान जाएगा कि ये इमेज किस चीज़ की है, अगर आपने अल्टरनेटिव दिया तो इसीलिए अल्टरनेटिव भी इंतहाई ज़रूरी है। जब भी आप कोई भी तस्वीर लगाएं अल्टरनेटिव ज़रूर दें, यह आपके रैंकिंग के अंदर भी बड़ा काम आता है, तो अल्टरनेटिव कोशिश करें कि ज़रूर दिया करें। अब चलते हैं आगे। अब हमारे पास जो है वो इमेज डल चुकी है, उसके बाद लास्ट हमारा बचा है सेंटर का टैग। सेंटर का टैग हमारी पुरानी HTML के अंदर इस्तेमाल होता था, अब जो चल रही है वो HTML5 है। HTML3 के अंदर हमारे पास ये सेंटर का टैग आया था। मैंने डाल दी हेडिंग के अंदर मैंने वही लिख दिया भाई पाकिस्तान जिंदाबाद। वो इसी वजह से मुझे याद आ रहा है क्योंकि 14 अगस्त हमारे पास करीब है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क के जो है वो हालात भी बड़े बेहतर करें। अब H1 आ गया हमारे पास। अगर मैं भी आउटपुट देखूँ H1 का, ये आ गई हमारे पास हेडिंग। अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारी हेडिंग कहाँ पर आ जाए, ये सेंटर के अंदर आ जाए। कहाँ पर आ जाए, सेंटर के अंदर। लेकिन मुझे CSS नहीं आती, मुझे HTML से ही करनी है भाई, वरना तो मैं CSS से भी कर सकता था, CSS को टारगेट करके टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके, लेकिन मुझे नहीं करना है, मुझे ऐसे ही करना है। तो जस्ट आप इसे सेंटर के टैग में डाल दें। किसमें डाल दें, सेंटर के टैग के अंदर। अब ये आपके पास कहाँ पर आ जाएगी हेडिंग, सेंटर के टैग के अंदर। तो हेडिंग कहाँ आ गई, सेंटर में। इसी तरीके से अगर आप चाह रहे हैं इमेज भी सेंटर आ जाए, तो आप इमेज को भी सेंटर इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आया अपनी इमेज के ऊपर और मैंने इमेज से पहले लिख दिया सेंटर का टैग। तो इमेज भी अब हमारी कहाँ आ जाएगी, सेंटर के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को, किसी भी हेडिंग को, किसी भी टेक्स्ट को अगर आप चाहते हैं कि वो सेंटर के अंदर आ जाए, तो जस्ट राइट सेंटर टैग एंड इंशाल्लाह वो कहाँ पर आ जाएगी, हमारे सेंटर के अंदर। तो यही वो हमारे पास पार्ट 2 के अंदर टेक्स्ट थे जो हमें पढ़ने थे, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अगर इफ़ एनी क्यूरी इन किसी भी टेक्स्ट के अंदर अगर कोई भी मसला हो तो यू विल आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जो है वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जल्द से जल्द मेरी वीडियो को आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।